कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। आज मैं 90 साल का एक बूढ़ा हूँ। पता नहीं जिंदगी के और कितने दिन रह गए हैं। आज मेरा सबसे बड़ा सरमाया मेरी बीती हुई यादें हैं। अक्सर गुजरे हुए दिनों की याद आती है और इन यादों की पगडंडियों पर मैं भागता चला जाता हूँ। चंद दिनों से सैयद साहब की याद आ रही है। अजीब शख्स थे वो भी, कितने अजीब, कितने शरीफ, कितने अच्छे, मगर किस कदर पुरस्कार। उन दिनों मेरी उम्र ज्यादा से ज्यादा 22-23 साल होगी। अब्बा जान का तबादला दिल्ली से लाहौर हो गया तो उनके साथ हम सबको भी लाहौर आना पड़ा। कुछ दिनों के बाद अब्बा जी को मालूम हुआ कि उनके एक अजीज लाहौर के मज़ाफ़ात में रहते हैं। अब्बा जी उनसे मिलकर आए तो बहुत खुश थे। गांव देहात का माहौल है मगर है बड़ी अच्छी और पुरफिजा जगह। अगरचे उन दिनों लाहौर आज के लाहौर की तरह इतना जदीद और मॉडर्न नहीं था। अच्छा शहर था मगर अब्बा जी को उस वक्त के साफ सुथरे लाहौर के मुकाबले में सैयद साहब का गाँव बहुत अच्छा लगा था। उनकी तारीफ और तौसीफ सुनकर हम लोगों का इश्तियाक बढ़ा और हमने भी ताया जी के पास जाने की जिद शुरू कर दी। अरे भाई, मैंने इसलिए तो अपने भाई और उनके इलाके की तारीफ नहीं की थी कि तुम लोग मेरे गले पड़ जाओ। गले तो पड़ेंगे ही, आपने तारीफ ही इतनी कर दी। अम्मी बोली, अब सैर करा कर लाओ। फिर जरा संजीदा लहजे में बोली, शहरों के रहने वाले बच्चे गांव देहात के कुदरती हुस्न का सुनकर मचल जाते हैं, ये तो एक फितरी अमल है। अब्बा जान मुस्कुराए, तुम बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा दिल भी सैर सपाटे को चाह रहा है? कह दीजिए ना अम्मी, हाँ मेरा भी दिल चाह रहा है। हम सब बहन भाई एक साथ बोल पड़े। अम्मी ने खुद इकरार तो नहीं किया मगर हमारे वालिद साहब रजामंद हो गए और अगले हफ्ते हम लोग सैयद साहब के गांव उनके घर पहुंच गए। वाकई बड़ी अच्छी जगह थी। कच्ची सड़कें, कच्चे मकानात, खुले मैदान, खेत खलियान, छोटे बड़े दरख्तों के झुंड। खुले मैदान में चरवाहे अपने मवेशियों को चराते हुए बड़े भले लगते और उन सब से बढ़कर सैयद करीम बख्श शाह जी, ऐसा प्यारा शख्स तो हमने पहले कभी देखा ही ना था। नरम लहजे में मीठी बातें करने वाला, छोटे बड़े सब के साथ मुस्कुरा कर पेश आने वाला। सैयद साहब अब्बा जी के जाने कैसे भाई बने। वहाँ उनकी खासी ज़मीनें थीं, मवेशी थे, अनाज, दूध, दही सब घर का था। उनका सारा काम उनके कारिंदे करते थे और वो खुद तावीज़ का काम करते। यूँ समझिए अपने इलाके के पीर साहब थे, मगर कुछ अजीब तरह के पीर। न चेहरे पर दाढ़ी थी, न सर पर इमामा, न जुब्बा, न हाथ में मोटे मनकों की तस्बीह। बिल्कुल आम आदमियों की तरह लगते थे। मलमल का कुर्ता, लट्ठे का पजामा आम तौर पर जेब तन करते थे। इलाके के लोग उनके बड़े गर्विदा थे। दुख, बीमारियों और दीगर मुश्किल मामलात में उनके पास आते थे। आम तौर पर वो अपने पास आने वालों को अपना इलाज खुद करने को कहते। कोई कुरानी सूरत या आयत बताकर उसके विर्द का तरीका बताते और नमाज की पाबंदी की ताकीद फरमाते, जबकि बहुतों को अपने हाथ का लिखा हुआ तावीज़ भी देते थे। चंद दिनों के बाद अब्बा जी, अम्मी और मेरे बड़े भाई बहनों को लेकर वापस चले गए। मेरी जिद पर मुझे छोड़ गए। ताया जी ने भी कहा, अरे भाई कुछ दिन इसे यहाँ रहने दो, अभी तो इसके कॉलेज में भी छुट्टी है। इस तरह मैं सैयद साहब के पास रह गया। सैयद साहब के पास रहने की एक वजह खास और भी थी जो मैंने किसी को नहीं बताई। सैयद साहब की कुछ पुरस्कार बातों का मुझे अंदाज़ा हुआ था। सैयद साहब के घर के बाहर ज़रा फासले पर एक बड़ा बरगद का दरख्त था। वो अपनी तन्हाई के औकात में अक्सर बरगद के नीचे चले जाते। पहले मेरा ख्याल था कि वो वहाँ कोई अमल करने जाते हैं, लेकिन एक दिन मैंने देखा वो बरगद के नीचे एक कुर्सी पर बैठे हैं। उनके सामने एक छोटी सी मेज़ है और मेज़ पर कुछ चीज़ें रखी हैं। सैयद साहब जिन्हें मज़े ले लेकर खा रहे हैं। चूँकि मैं वहाँ से खासे फासले पर था इसलिए अच्छी तरह देख ना सका कि वो क्या खा रहे थे। ज़रा देर बाद वो वहाँ से उठकर वापस आने लगे तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उनके उठते ही कुर्सी और मेज़ का नामो निशान नहीं था। मैं सैयद साहब से चूँकि बहुत ज़्यादा मुतासिर था इसलिए तकरीबन उनके साथ ही लगा रहता था। एक दिन मैंने देखा कि वो बैठे तावीज़ लिख रहे हैं। मैंने उनसे कहा, ताया जी क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, हाँ क्यों नहीं। उन्होंने खुश होकर कहा, मैं जो तावीज़ लिख कर दूँ तुम्हें उसकी 10 नकलें तैयार कर दो। उन दिनों डुप्लीकेट मशीन तो थी नहीं, हाथ से नकलें तैयार करनी पड़ती थी। सैयद साहब मुख्तलिफ नौ के तावीज़ों की कापियाँ तैयार रखते थे जो ज़रूरतमंदों को दे दिए जाती थी। मेरी तहरीर बहुत अच्छी थी। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वो अक्सर मुझे मुख्तलिफ किस्म के तावीज़ देकर कहते, एक एक की 20-25 कापियाँ कर दो।
मैं बड़े शौक से ये काम करता था। एक दिन मैं अकेले कमरे में काम कर रहा था कि सैयद साहब ने एक प्लेट मेरे सामने रखकर कहा, ये तुम्हारे काम का इनाम है। वो रुके नहीं, फौरन चले गए। प्लेट में कई किस्म की मिठाइयाँ थी। मैंने उन्हें खाया तो हैरान रह गया। दिल्ली या लाहौर की बड़ी दुकानों में ऐसी मिठाइयाँ मिलती हैं, ये इस देहात में कहाँ और कैसे आ गईं? फिर ख्याल आया शायद किसी अकीदतमंद ने लाकर दिया होगा। इस तरह उन्होंने एक दिन मुख्तलिफ किस्म के फल लाकर दिए, वो भी इंतहाई उम्दा किस्म के थे। मगर मैं उनके बारे में सोचने लगा कि इनका तो अभी मौसम नहीं, ये सैयद साहब के पास कहाँ से आए। एक दिन की बात है, सैयद साहब अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। उनका कमरा सबसे अलग थलग था और वहाँ घर का हर फर्द बगैर इजाज़त के आ जा नहीं सकता था। अलबत्ता मैं उनके कुछ इस कदर करीब हो गया था कि अक्सर उनके बगैर बुलाए भी उनके कमरे में चला जाता। एक रात की बात है, मैं किसी काम से उनके पास उनके कमरे में जाने वाला था कि मेरी निगाहों ने एक अजीब तमाशा देखा। एक तश्तरी उनके पास किसी ने रखी जिसमें कई किस्म के खाने मौजूद थे, मगर मेरी हैरानगी इस बात पर थी कि वो लाया कौन, किसने झुककर उनके सामने रखा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि उनकी आवाज़ सुनाई दी, अच्छा तुम अब जाकर आराम करो। फिर सैयद साहब खाने की तरफ रुजू हो गए। ज़रा वक्फे के बाद मैं उनके पास जा खड़ा हुआ। मुझे देखकर वो चौंके, फिर मुस्कुरा कर बोले, अरे आओ आओ फ़खरुद्दीन, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, हाथ धोकर बैठ जाओ। उस वक्त मैं बोलने की हालत में नहीं था, हाथ धोकर बैठ गया। बिरयानी, कोरमा, कबाब, बुने हुए मुर्ग और जाने क्या क्या, बेहद लजीज, इंतहाई नफीस। थोड़ी देर बाद जब हम दोनों खूब सैर होकर खा चुके तो वो मुस्कुराते हुए बोले, अब वो तुम सवाल नहीं करोगे जो अभी तक तुमने नहीं किया? सवाल? कैसा सवाल? मैंने अनजान बनते हुए कहा। अरे भाई, सवाल ये कि खाना कहाँ से आया, किसने ला कर दिया? मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गया। वो खुद ही बोले, फ़खरुद्दीन बेटे, मेरे पास एक ऐसा गुलाम है जो मेरे हर हुक्म की तामील बजा लाता है। आज मैंने उससे इन खानों के बारे में कहा। तुम्हारे आने से पहले वो ज़रा ये तश्तरी रख कर गया। उसको रखते हुए मैंने भी देखा। मैं रखने वाले को नहीं देख सका, आखिर वो कैसा गुलाम है जो नज़र नहीं आता। मेरे इस सवाल पर उन्होंने खुलकर कहका लगाया, तुम भी छुपे रुस्तम हो, मेरी टोह में लगे रहते हो। अरे भाई, वो को बंदा नहीं के नजर आए। फिर कौन है? वो जिन है, यानी अलादीन के चिराग वाला जिन। मैंने हैरान होकर कहा तो वो और जोर से हंसे। अरे अलादीन के तिलिस्मी चिराग का जिन नहीं, वो सचमुच का जिन है। मैं उस जिन को कैद करके उस बरगद का कैदी बना रखा है। वो वहां से भागता नहीं? मैंने पूछा। अरे वो तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं, भागेगा तो उसकी सजा और सख्त कर दी जाएगी। मेरा हर हुक्म बजा लाना उसका अवलीन फर्ज है। क्या जिनों के भी हम इंसानों की तरह नाम होते हैं? मैंने पूछा तो वो हंसे। साफ साफ क्यों नहीं पूछते कि उसका नाम क्या है? मैंने कहा, आप बताना चाहें तो बता दें। ज्वाला। ये क्या नाम हुआ? उसका पूरा नाम शोला ज्वाला है, मगर ज्वाला के नाम ही से पुकारा जाता है। उस गुफ्तगू के बाद मुझे मेरे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए जो मैंने सोचा था मगर उनसे पूछा नहीं था। उन दिनों अजीब अजीब ख्यालात दिल में आते और उन पर अमल करने को दिल चाहता। ताया जी की बातें सुनकर मेरा भी दिल चाहने लगा, काश मैं भी किसी जिन को अपना ताबे बना सकूं और उससे अपनी अजीब अजीब ख्वाहिशें पूरी करा सकूं, मगर मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक दिन मैं बड़ी खामोशी से बरगद के नीचे चला गया। कुछ देर तक चहलकदमी करने के बाद खुद कलामी के अंदाज में बोला, किसी को कैद करके रखना कितनी बुरी बात है। फिर ज़रा देर बाद कहा, बेचारे का दिल अपने आज़ादी के लिए कितना तड़पता होगा। ज़रा देर बाद ऊपर मुंह करके एकदम बोला, ज्वाला, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें पहली फुर्सत में आज़ाद कर देता। ऊपर से किसी किस्म का जवाब ना आया। मैं सोचने लगा, इस जिन को मक्खन लगाने के लिए और क्या कहूँ कि मेरी हैरान निगाहों ने देखा एक कुर्सी और एक मेज़ जाने कहाँ से आकर मुझे बैठने की दावत दे रहे हैं। मैंने फौरी तौर पर यही सोचा, ज्वाला नहीं लाकर रखा है। मैंने बैठने के बाद बुलंद आवाज़ से शुक्रिया कहा। अगले ही लम्हे मेज़ पर लस्सी से भरा एक गिलास रखा था। लस्सी इतनी उम्दा थी कि मज़ा आ गया। मैंने दिल ही दिल में कहा, मेरी चापलूसी काम कर गई। जिन ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। मैंने लस्सी के घूंट लेते हुए कहा, दोस्त, मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ करने के काबिल नहीं, मगर मेरा वादा है कि मैं सैयद साहब को राज़ी करने की कोशिश करूंगा। मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन शायद उनका दिल नरम पड़ जाए और वो गुलामी की जंजीरें तुम्हारे पैरों से खोल दें। फिर मेरी बात ख़त्म ही हुई थी कि हैरत अंगेज़ तौर पर मेज़ पर बेले के ताज़ा फूलों का गजरा रखा नजर आया। गोया मैंने दिल ही दिल में कहा, जिन ने मेरी बातों का शुक्रिया अदा करने के लिए फूल भेजे हैं। लस्सी पीकर मैं उठ गया। उठते वक्त फूलों का तोहफा उठा लिया। ज़रा दूर जाकर पलट कर देखा तो बरगद के नीचे ना कुर्सी थी, ना मेज़, ना लस्सी, ना खाली गिलास। मैं बहुत खुश वापस जा रहा था कि मैंने जिन से राह रस्म पैदा कर ली है।
कि सकीना एकदम टकरा गई। ए शहरी बाबू, बड़े खुश दिखाई देते हो, क्या बात है? मैंने कोई जवाब ना दिया। जवाब देने से पहले बेले के फूलों का गजरा उसके हाथ में डाल दिया। अरे ये तो बेले के फूल हैं, ये इस मौसम में तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? मैंने कहा फिर बताऊंगा। ये कहता हुआ मैं आगे बढ़ गया। सकीना इसी गांव की रहने वाली थी। उसका बाप सैयद साहब के खेतों में काम करता था। सकीना की उम्र बमुश्किल 15-16 साल होगी। सांवली सलोनी रंगत नटखट सी लड़की। पहले पहल मुझसे शर्माती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुल गई और यूं कहना चाहिए हम में दोस्ती हो गई। एक दिन उससे मुलाकात हुई तो पट से बोली, शहरी बाबू अब तो बता दे, इस मौसम में तुझे बेले के फूल कहाँ से मिल गए? अब मैं तुझे बताता हूँ। ये कहता हुआ उसे मैं बरगद के नीचे ले गया। बोल, इमली खाएगी या केरी? ये मेरे सवाल का जवाब है भला? उससे आगे वो कुछ कह ना सकी, क्योंकि ऊपर से इमलियाँ और केरियाँ एक साथ गिरी। उसने लपक कर उठा लीं, फिर उन्हें खाते हुए उनका मज़ा लेते हुए बोली, सैयद ज़ादे हो ना, इसलिए सैयद साहब की तरह। वो उस वक्त मुझे ऐसी मीठी निगाहों से देख रही थी कि कुछ ना पूछिए। देख, मैंने उसे दम भी करते हुए कहा, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। और उसने वाकई इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। अलबत्ता वो मेरे और करीब हो गई। मौका मिलते ही मुझे किसी न किसी बहाने बरगद तले ले आती। शहरी बाबू, बहुत दिल चाह रहा है। एकदम उसके सामने मिठाइयों से भरी एक द्रका भी आ जाती और वो, अरे तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि मैं मिठाई की बात कहने वाली हूँ? इस तरह कभी वो भुने हुए मुर्ग की फरमाइश करती, कभी फलों की, कभी खुश्क मेवों की और कभी किसी और चीज़ की। एक दिन मैंने उसे देखा, वो मुझे देखकर मुंह मोड़कर जाने की कोशिश कर रही है। मैंने उसे रोकते हुए कहा, आज कुछ खाने पीने को जी नहीं जा रहा? बरगद तले नहीं चलोगी? नहीं, उसने मुंह फुलाकर कहा। क्यों? तुम बड़े खराब हो शहरी बाबू, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। क्या मतलब? मैंने हैरानगी से कहा। मतलब ये कि जब मैं मज़े मज़े की चीज़ें खा रही होती हूँ तो तुम मुझे छेड़ते हो। मैं कोई गिरी पड़की लड़की थोड़ी हूँ, अजीब सी नज़रों से देखते हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो हमेशा तुमसे फासले पर रहता हूँ, मैं सैयद ज़्यादा हूँ। झूठा इल्ज़ाम लगाकर मेरी तौहीन करती हो। इसके बाद हमारी कट्टी हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया। कई दिनों के बाद एक दिन उससे मुलाकात हुई तो मेरे सामने आकर सीना तान कर बोली, शहरी बाबू सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे भाई, मैं शहरी बाबू हूँ, सैयद साहब का भतीजा। नहीं, तुम कोई जिन भूत हो। अरे ये तुम क्या सोच रही हो? इस बात को सोचने की क्या वजह है? वो जरा देर तक खामोश रहकर मुझे घूरती रही, फिर बोली, तुमसे लड़ झगड़ कर मुझे अफसोस हुआ तो एक दिन मैं खुद ही बरगद तले चली गई और अपने आप से बोली, किसी के घर शादी ब्याह नहीं हो रही कि नान कोरमा खाने को मिले। मेरा ये कहना था कि मेरे सामने एक रकाबी में नान कोरमा मौजूद था। मैंने ये सोचे बगैर कि ये कौन लाया, कब और कैसे, उस पर टूट पड़ी। खाते खाते मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे मैं बरगद के नीचे नहीं, बरगद की शाखों के दरमियान हूँ। अब जो मैंने सूरत हाल पर गौर किया तो मुझे लगा मैं किसी के ऊपर बैठी हूँ, मगर वो कुर्सी नहीं थी। अरे ये तो मुझे किसी ने अपनी गोद में उठा रखा है, मैंने दिल ही दिल में कहा, मगर वो कौन है मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? वो गोया उसने मुझे बाहों के हिसार में ले रखा था। डरते डरते मैंने कहा, तुम कौन हो और मुझे इसी तरह अपनी गोद में क्यों बिठाए हो? मगर मुझे कुछ जवाब देने के बजाय उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी। अब मैंने उसकी गिरफ्त में कसमसाते हुए तेज लहजे में कहा, तुम जो कोई भी हो मुझे छोड़ दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। उसके साथ ही मुझे उसकी एक झलक नजर आई और मैं बरगद के नीचे मौजूद थी। जानते हो वो कौन था? कौन था? वो तुम थे। मैं एकदम सन्नाटे में आ गया। मैंने सकीना को तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता बरगद के नीचे जाकर कहा, दोस्त तुमने तो मेरी मिट्टी पलीत कर दी। सकीना के साथ तुमने क्या हरकत की और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह हरकत मेरी है। जरा देर बाद ऊपर से कागज का टुकड़ा नीचे आया, उस पर लिखा था, मुझे अफसोस है दोस्त, मगर मैं क्या करूं, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। उस रोज अकेली थी, तुम उसके साथ नहीं थे। मेरा दिल मचल गया और मुझसे वो गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं अपने बारे में उसे कुछ नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हारे रूप में एक झलक दिखा दी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम चाहो तो सैयद साहब को मेरा जुर्म बताकर मुझे सजा दिलवा सकते हो। मैंने ज्वाला का जवाब पढ़कर कहा, नहीं, मैं ना सैयद साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा ना तुम्हें कोई सजा दिलाऊंगा। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है तो दोस्ती का सलूक करूंगा। बस मुझे दुख इस बात का है सकीना मुझसे बदजन हो गई, मगर खैर मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। बात दरअसल ये थी कि मैं ज्वाला को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी चिचोरी हरकत को मुझे नजरअंदाज करना पड़ा। अलबत्ता सकीना की नाराजगी मेरे लिए तकलीफ दे थी। कई दिनों तक वो मेरे करीब ना आई, मुझे देखकर कतरा निकलती, लेकिन एक दिन आमना सामना हो गया तो भाग ना सकी। मैंने मौका से फायदा उठाते हुए कहा, सकीना गलती इंसान से होती है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। वो खिलाफे तवक्को खिलखिलाकर हंसी, फिर बोली,
गलती मेरी भी थी कि मैं तुम्हें इंसान नहीं जिन भूत समझ बैठी, मगर मुझे पता चल गया कि तुम ऐसी चीज नहीं हो, इंसान हो। ऐसे कि कल तुमको देखकर मैं कतरा कर निकल गई थी। तुम सैयद साहब के हुजरे की तरफ चले गए थे और मैं महज तुमसे भागने की नीयत से बरगद तले चली गई। जरा देर बाद मुझे कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आया। उठाकर देखा तो लिखा था, सकीना तुम्हारा मुजरिम फखरुद्दीन नहीं मैं हूं। मैंने अपने आप को छुपाने के लिए फखरुद्दीन का रूप धार कर उसकी एक झलक तुम्हें दिखला दी। तुम कहोगी कि फिर तुम कौन हो, तो मैं अपने बारे में खुद किसी को कुछ नहीं बता सकता। बस तुमसे गुजारिश है कि फखरुद्दीन को माफ कर दो। मैं उस कागज पर लिखी बातों के बारे में सोच ही रही थी कि इसका लिखने वाला कौन है कि मेरे करीब ही एक कुर्सी और मेज रखी नजर आई और मेज पर ठंडा ठार लस्सी का गिलास रखा नजर आया। गिलास के पास एक पर्ची पर लिखा था, इसे पीकर अपना गुस्सा ठंडा करो। मैंने गिलास उठाकर मजे मजे से पीना शुरू कर दिया। लस्सी पीकर गिलास रखते हुए बोली, लो गुस्सा ठंडा कर लिया। अगले लम्हे गिलास वहां से गायब था और गेंदे के फूलों का एक हार रखा था। मैंने हार उठाया और वहां से भाग निकली। इतना कहकर सकीना रुकी, फिर बोली, इस तरह मुझे पता चला कि मेरे मुजरिम तुम नहीं वो है, मगर शहरी बाबू वो आखिर है कौन। मुझे हर तरह इत्मीनान हो गया कि तुम इंसान हो, सचमुच के इंसान, मगर मुझे पक्का यकीन है कि तुम उसके बारे में जानते हो जो नजर नहीं आता है मगर होता जरूर है। मुझे तो बहुत डर लगा था। वो ये कहकर रुक गई। मुझे ये मालूम करके बड़ी खुशी हुई कि सकीना का दिल मेरी तरफ से साफ था। अब मुझे शरारत सूझी कि उसे तंग किया जाए। मैंने कहा, सच सच बता दूं वो कौन है। ए लो, मैं कब कह रही हूं कि मुझे झूठ बताओ। तो सच ये है सकीना जी कि वो कोई और नहीं मैं ही हूं, यानी हाजिर भी मैं और गायब भी मैं। मेरा मतलब है वो कोई जिन भूत है और वो जिन भूत तुम्हारे सामने खड़ा है। शहरी बाबू, मैं इतनी भी देहातन और गंवार और जाहिल नहीं, मुझे चकमा ना दो। अगर तुम जिन हो तो फौरन गायब होकर दिखाओ। अब मुझे उस पर की जहानत पर हैरान और परेशान होना पड़ा। अगर तुम मुझे जिन भूत तस्लीम नहीं करती तो चलो मैं इंसान ही सही। तो क्या इंसान होने की वजह से तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, माफ तो किया नहीं मगर माफ कर सकती हूँ, उसने बड़े महबूबाना अंदाज में कहा, बशर्ते तुम उसके बारे में सच सच बताओ जो खुद अपने बारे में कहता है कि मैं खुद के बारे में किसी को नहीं बता सकता। अब मैंने संजीदगी से कहा, वो हकीकी मैनों में एक जिन है जो उस बरगद के पेड़ में रहता है। अरे बाप रे, जिन! वो एकदम सहम गई। जिन के नाम से तो मेरी जान निकलती है। अगर वो तुम पर सवार होगा न तुम पर आशिक होगा, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। उस यकीन की वजह, वो कोई आज़ाद जिन नहीं, गुलाम जिन है, उस बरगद पर कैद किया हुआ जिन। किसने कैद किया है उस जिन को? उसने पूछा। सैयद साहब ने तो नहीं? हाँ, सैयद साहब का ही वो गुलाम है, मगर देखो ये बातें तुम किसी से नहीं बताओगी, वरना सैयद साहब तुम्हें सकीना से नगीना बना देंगे। सकीना जरा देर तक सन्नाटे में रही, फिर बोली, मेरी माँ बताती है इस बस्ती में एक लड़की पर एक जिन आशिक हो गया था, किसी तरह उसका पीछा नहीं छोड़ता था। सैयद साहब ने अपने इल्म के जोर से उस जिन को भगाया। वो जरा रुकी, फिर बोली, शायद ये वही जिन है जिसको गुलाम बनाकर उन्होंने कैद कर लिया होगा। ये तो मैं नहीं जानता कि वो जिन है या कोई और जिन, मगर ये जरूर जानता हूँ कि ये अलादीन के जादुई चिराग के जिन की तरह हर ख्वाहिश पूरी करता है। तुम्हें तो खुद अंदाजा हो चुका है कि वो। हाँ, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, मगर है बड़ा आशिक मिजाज। हो सकता है ये वही जिन है जो उस गांव की लड़की पर आशिक हुआ था। हाँ, उसकी आशिक मिजाजी का तो मुझे अंदाजा है। पहले वो तुम्हें छूकर हाथ लगाकर अपने दिल की भड़ास निकालता है और फिर एक दिन तुम्हें उठाकर बरगद की शाखों पर ले गया और अपना जुर्म तुम पर साबित करने की कोशिश करता रहता है। बड़ा कमीना है वो। अरे ऐसा न कहो। क्यों, क्या वो तुम्हारा रिश्तेदार है कि तुम्हें बुरा लग रहा है? बात दरअसल यह है सकीना जी कि उससे मैंने यारी दोस्ती कर ली है और उस दोस्ती का ठीक ठाक फायदा उठा रहा हूँ और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाता हूँ। मैंने सकीना की तरफ मैंने खेज निगाहों से देखते हुए कहा, और वो तुम्हारे दोस्तों से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सकीना ने भी तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। मेरी तरफ से सकीना का दिल साफ हो गया था। हम पहले की तरह मिलने जुलने और हंसने बोलने लगे, मगर इस बात का ख्याल जरूर रखते कि ये गांव देहात है, कहीं हमारी दोस्ती को कोई गलत मानी न पहना दिया जाए। दूसरी तरफ सकीना अब अकेले कभी बरगद के नीचे नहीं जाती थी। जब भी जाती मेरे साथ ही जाती। मैं अपने जिन दोस्त के जरिए उसकी खूब खातिर मदारत करता। ऐसे ही एक मौका पर सैयद साहब ने एक दिन हम दोनों को बरगद के नीचे देख लिया, लेकिन इस तरह देखा कि हमने उन्हें नहीं देखा। अगले रोज उन्होंने सकीना के बाप को बुलाकर कहा, तू अपनी लौंडिया को कब तक घर पर बिठाए रखेगा? गरीब हारी ने हाथ जोड़कर कहा, आप जब कहें, जहां कहें, जिससे कहें, मैं इसकी डोली उठा दूंगा। तेरी नजर में कोई लड़का मुनासिब हो तो बता, उसके बाद जो करना होगा मैं कर दूंगा, सैयद साहब ने कहा। और सैयद साहब ने ऐसा ही किया। सकीना के बाप ने अपने जैसे ही अखारी के बेटे की तरफ इशारा किया और सैयद साहब ने उसके साथ सकीना का निकाह पढ़वाकर उसकी डोली उठा दी।
सैयद साहब के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो गरीब और मुस्तहिक लोगों की खुशी और गमी में हमेशा उनका साथ देते थे। इसी जीवन में सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि ज्वाला का मूड मिजाज एकदम खराब हो गया और वो एक तरह से बगावत पर उतर आया। सैयद साहब उसे बुलाते तो नहीं आता, अपने गुस्से का इजहार तोड़ फोड़ की सूरत में करता। ज्वाला आखिर तुझे हुआ क्या है? आखिर सैयद साहब ने उससे पूछ ही लिया, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब, कोई इशारा नहीं मिला। जैसा कि बता चुका हूं कि सैयद साहब दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। अगर चाहते तो उस गुलाम जिन के छक्के छुड़ा कर रख देते, लेकिन उन्होंने अपनी खफकी और नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि अपने मौकलों की मदद से ये मालूम करने की कोशिश की कि ज्वाला शोला ज्वाला क्यों बन गया है। मौकलों से उन्हें मालूम हुआ कि सकीना की शादी उसकी वजह है। मगर सकीना की शादी से उसका क्या ताल्लुक? मुझे तो फखरुद्दीन की फिक्र थी कि कहीं उसकी शादी का वो कोई असर न ले, मगर वो तो नॉर्मल है। जबकि ज्वाला दरअसल वो सकीना से इश्क करने लगा था, मौकलों ने बताया, जिस पर सैयद साहब खूब हंसे। उसके बाद उन्होंने कहा, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है। अभी तक उसके दिमाग से इश्क का खन्नास गया नहीं। इसी इश्क के चक्कर में बरगद का कैदी बना हुआ है। चूंकि ताया जी बड़ा हमदर्द दिल रखते थे, इसलिए गुलाम जिन की ज्यादती के बाद भी उसकी बेहतरी के बारे में सोचते रहे। आखिर उन्होंने अपने इल्म के जोर से ज्वाला के बाप जिन को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम्हारा बेटा लापता तो नहीं है, कहीं गुम तो नहीं हो गया? जी हाँ, एक बेटा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी नालायकी नहीं उसे किसी मुसीबत में डाल दिया है। अब सैयद साहब बोले, वो मेरे पास है, मैंने उसे गुलाम बना रखा है। फिर उसकी नालायकी की रुदात सुनाकर कहा, वो हमारे इलाके की लड़की थी, मुझे उस आशिक जिन से लड़की को निजात दिलानी पड़ी और उसे कैदी बनाकर रखना पड़ा। आपने जो कुछ किया, आपको इस बात का हक हासिल था। ज्वाला जिन के बाप ने कहा, अब ये इरशाद फरमाइए कि मुझे क्या बुलाया, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है मेरे भाई कि तुम उस नालायक साहबजादे को ले जाओ और उसे जंजीरों में जकड़ कर रखो। जंजीर से मेरा मतलब है उसकी शादी किसी खूबसूरत जिनजादी से कर दो ताकि उसकी आवारगी खत्म हो। मुझे इन बातों का इल्म बहुत बाद में हुआ। मैं कई बार बरकत तले गया और ज्वाला को बुलाया तो उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला, जिस पर एक दिन मैंने सैयद साहब से पूछा कि ज्वाला कहाँ है, किस हाल में है। सैयद साहब मुस्कुराए और मैंने खेज अंदाज में बोले, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। क्या मतलब? क्या वो आपकी गुलामी की जंजीरें तोड़कर भाग गया? अब उन्होंने उसकी आज़ादी की सारी कहानी सुना दी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मियाँ साहबजादे, अब तुम भी शराफत से लाहौर सुधार जाओ, वरना मैं तुम्हें भी बरगद का कैदी बना दूंगा। मैंने कहा, मुझे क्यों? जो हमारे इलाके की लड़कियों पर आशिक होने की कोशिश करता है, हम उसके साथ वही सलूक करते हैं जो ज्वाला जिन के साथ हुआ था। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।